हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम मिल रहे हैं हमारे नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसे हम छोटे आर द्वारा दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स, सेल का आंतरिक प्रतिरोध करने से पहले अपन थोड़ा प्रतिरोध को पुनः समझ लेते हैं। प्रतिरोध हमने हालांकि पढ़ रखा है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है धारा के प्रवाह में रुकावट। ठीक है, यानी अगर धारा बह रही है और उसमें जो रुकावट अपन देखते हैं वो होती है हमारी प्रतिरोध। परंतु स्टूडेंट्स, आज है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नाम भी आपको बहुत कुछ समझा रहा होगा। एक सेल है और उसके अंदर का खुद का प्रतिरोध। हमको आज क्या पढ़ना है? सेल के खुद के अंदर का प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा समझनी है और ये किन कारकों पर निर्भर करता है हम यह भी देखेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले सेल के बारे में पढ़ा था। सेल क्या था? सेल हमारा था, दो इलेक्ट्रोड होते थे, एक प्लस एक माइनस। जैसे कि मैं आपके लिए पुनः बना देती हूँ। एक पात्र होता था, इसमें विद्युत अपघट्य होता था बच्चों, जो कि सोल्यूशन है। डिपेंड करता है, अलग अलग सेलों में विद्युत अपघट्य अलग अलग लिया जाता है। एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट हुआ करती थी। प्लेट अपन रख देते थे, इसके अंदर डुबो देते थे इस माध्यम के अंदर, और इसमें एक रासायनिक क्रिया होती थी। इस रासायनिक क्रिया के कारणवश एक प्लेट धनात्मक और दूसरी प्लेट ऋणात्मक बन जाती थी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, हमें ध्यान है, अगर हम इसको बाहर किसी तार द्वारा जोड़ दें तो इसमें क्या बहेगी? धारा बहेगी। ये होता किस कारणवश है? इसके अंदर विद्युत अपघट्य के अंदर भी कुछ क्या होते हैं, प्लस और माइनस आयन होते हैं। ठीक है, कुछ प्लस और माइनस आयन होते हैं। इन आयनों में गति होती है ना। ये क्या करते हैं? मूव करते हैं, गति करते हैं। जब ये गति करते हैं तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है और बहती है धारा। अब देखो, हमें पढ़ना है आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है? सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित आपका विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है ना। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, आप भी लिखिए मेरे साथ में। पेन उठाइए और अपनी कॉपी में लिखिए इसकी परिभाषा। सेल के अंदर, यानी इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड कौन से बच्चों? प्लस और माइनस। एक एनोड और एक कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य यानी कि ये सॉल्यूशन, ये क्या करता है? विद्युत अपघट्य ये विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है बच्चों। विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है। अब आप सोचोगे रुकावट क्यों डालता है? ये रुकावट डालता है इसमें प्लस और माइनस के आयन की गति के कारण, है ना। तो उसकी गति के कारण रुकावट होती है कि उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसे अपन किससे दर्शाते हैं? छोटे आर से दर्शाते हैं बच्चों, है ना। और इसकी यूनिट यानी कि मात्रक क्या होगा? क्योंकि ये एक प्रकार का प्रतिरोध ही है तो इसका मात्रक भी होगा ओम। ठीक है, ऐसे अपन इसे दर्शाते हैं। अब क्या है हमारे पास में? ये जो आयंस होते हैं ना, ये जो हमारे पास आयंस आए, इनके प्रवाह में क्या होता है? इस घोल में अन्य अणु और आयन भी है बच्चों, जिसके कारण क्या होती है? इनकी गति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आयंस की गति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण? घोल में प्रेजेंट उपस्थित अन्य अणु या आयनों की कारण। उसे अपन कहते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है,
तो बच्चों देखो, इसे हम छोटे r द्वारा दर्शा रहे हैं, और अगर मैं आपको इसको चिन्ह के मात्रक में फॉर्म में बताऊं तो ये सेल प्लस माइनस, और ये इसका पास में अपन एक छोटा सा r दर्शाते हैं। ये आपका कंप्लीट है सेल, ये तो सेल, और ये दर्शा रहे हैं अपन इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है, और क्यों और कैसे करता है ये भी अपन देख लेंगे। निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है बच्चों, जो अपनी जिस चीज के कारक पे डिपेंड कर रहा है, वो पहला है इलेक्ट्रोड्स कौन से, एक कैटायन और एक एनायन, एक प्लस और एक माइनस छड़। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, पहली चीज, ये पहली चीज, यानी ये इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कितनी दूर स्थित है, इस पर आपका निर्भर करता है छोटे r का मान। अब देखो क्या होता है, जितनी इन इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बढ़ाते जाएंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो मैं इसको इनके बीच की दूरी को मैं छोटे d द्वारा दर्शा रही हूं। तो बच्चों क्या होता है, जितना इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी d का मान बढ़ेगा, d का मान जितना बढ़ेगा, ऊपर के तीर का मतलब है बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोडों के मध्य के बीच की दूरी d जितनी बढ़ेगी आंतरिक प्रतिरोध भी उतना बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा देखें आप लोग। बच्चों जैसे जैसे हम इन इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बढ़ाएंगे क्या होगा, इनके बीच ये जो आपका जो भी द्रव्य है, जो भी आपका विद्युत अपघट्य है, इसकी मात्रा बढ़ेगी, है ना। अब जैसे जैसे विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे इनमें उपस्थित आयनों की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और यही और आयन ही रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है किसके लिए, आंतरिक प्रतिरोध के लिए। तो हम यही कहेंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रोड दूर लेके जाएंगे यानी d का मान बढ़ेगा, विद्युत अपघट्य बढ़ेगा, जिसके कारण आयन की मात्रा बढ़ेगी और उसके कारणवश आपका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। हालांकि परीक्षा के लिए ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, परीक्षा में आपको सिर्फ पूछा जाएगा किन किन कारकों पर निर्भर करता है और कैसे, क्यों नहीं पूछेंगे, है ना। क्यों तो मैं आपको इसलिए जवाब दे रही हूँ ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। तो आपको तो सिर्फ ध्यान रखना है आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और कैसे, यानी पहली बात किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बढ़ाएंगे आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, ये ही पूछा जाएगा। क्यों बढ़ेगा ये नहीं पूछा जाएगा, पर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्यों बढ़ेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे इनके बीच में ये विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण इसमें उपस्थित अणु और आयनों की संख्या बढ़ेगी, और वही उत्तरदायी है आंतरिक प्रतिरोध के लिए, है ना। तो ये था हमारी पहला कारण। दूसरा कारण जो है हमारे पास में वो है बच्चों ताप। ठीक है, तो दूसरा है आपके पास में ताप। ताप यानी टेम्परेचर। क्या होता है, जैसे जैसे आपका ताप बढ़ता है यानी जैसे जैसे आपका विद्युत अपघट्य का तापमान ज्यादा हो रहा है, वैसे वैसे इस अपघट्य में आयनों की संख्या, आयंस कौन से, प्लस व माइनस, आयनों की संख्या बढ़ेगी। आयनों की संख्या क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ा होगा, जैसे मैंने माना कि मेरे पास कोई अपघट्य है कॉपर सल्फेट, है ना, जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाऊंगी ये कॉपर प्लस और सल्फेट माइनस में अधिक से अधिक मात्रा में टूटेंगे, यानी कि तापमान बढ़ने पर ये आयनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे जैसे बच्चों आयन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, धारा अधिक होगी, है ना। आयन की संख्या बढ़ने से क्या बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी, और अगर धारा बढ़ रही है
तो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। नीचे तीर का मतलब हमेशा ध्यान रखें, मैं कम को दर्शाती हूँ और ऊपर तीर मतलब अधिक है, ठीक है। तो तापमान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, आप अगर तापमान बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, और क्यों ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। तीसरा बिंदु है आप लोगों का सांद्रता, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि जैसे जैसे सेल की सांद्रता बढ़ेगी, है ना, तो ये निर्भर करता है सेल के घोल की प्रकृति पर। और प्रकृति का तात्पर्य क्या है स्टूडेंट्स, प्रकृति का तात्पर्य है कि उसकी कितनी अधिक सांद्रता है, यानी कितना अधिक कंसंट्रेशन है। सांद्रता का तात्पर्य मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे एक गिलास पानी लीजिए, उस एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच चीनी घोल लीजिए और साइड में रख दीजिए। एक और गिलास पानी लीजिए, पानी का लेवल बराबर रखिए, है ना, दोनों गिलासों में पानी क्या है, बराबर है। एक गिलास में 2 चम्मच चीनी घोली और दूसरे गिलास में 10 चम्मच चीनी घोली, तो जो दूसरा वाला गिलास है जिसमें आपने 10 चम्मच चीनी घोली है, उसमें चीनी की सांद्रता क्या है, अधिक है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है। ये चीज होती है सांद्रता, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि सेल के घोल की प्रकृति यानी कि उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। यानी आपने पानी में, अगर मैं कॉपर सल्फेट का उदाहरण ले रही हूं, पानी में आपने कितना अधिक कॉपर सल्फेट डाल रखा है, तो आपको ये आसानी से बात समझ आ रही होगी कि जितनी अधिक सांद्रता होगी, यानी कि जितना अधिक पानी में आप कॉपर सल्फेट मिलाओगे, उतना ही अधिक क्या होगा, उतनी ही ज्यादा उसको धारा में रुकावट महसूस होगी, है ना, उतनी क्या होगी, धारा में रुकावट महसूस होगी। यानी रुकावट क्या हो जाएगी, धारा में रुकावट बढ़ जाएगी। और अगर धारा में रुकावट बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रुकावट का मतलब ही, धारा में रुकावट का मतलब ही क्या होता है, आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। चौथा और आखिरी जो है आपका, वो है इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे गए भाग का क्षेत्रफल। यानी कि आपकी जो 2 प्लेटें हैं वो कितनी अधिक मात्रा में उस जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है या कोई भी विद्युत अपघट्य कितनी अधिक मात्रा में डूबी हुई है, ठीक है। अब कैसे देखेंगे हम इसको, कैसे समझेंगे, ये देखो, ये मैं 2 बना देती हूँ, ठीक है। ये इसमें विद्युत अपघट्य है, एक में इतनी सी डूबी है, देखो इतनी सी डूबी है, छोटी सी मात्रा में डूबी है ये वाली, और एक में मैंने बहुत अधिक डुबो दी, इतनी, ठीक है। इसमें दूसरे वाले केस में जो डूबा हुआ क्षेत्रफल है प्लेटों का वो अधिक है, पहले वाले में जो इलेक्ट्रोडों का घोल में डूबा हुआ क्षेत्रफल है वो कम है। तो क्या होता है बेटा, जितना अधिक इलेक्ट्रोड इसमें डूबा हुआ होगा उतनी ही अधिक क्या होगी, धारा, इसमें क्या होगी, धारा की मात्रा अधिक, और अगर धारा की मात्रा अधिक है तो प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा आंतरिक प्रतिरोध कुल मिला के 4 कारकों पर निर्भर करता है, और 4 कारकों को आप अच्छी तरीके से याद करिएगा, कैसे निर्भर करता है ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलते चलते मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता के बारे में बताया था, यानी ई और वी के बारे में बताया था, और आज मैंने आपको बताया है आर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। इन तीनों के मध्य एक रिलेशन होता है, उस संबंध को आपको याद रखना है, फॉर्मूले को। वो फॉर्मूला होता है आपका V बराबर E माइनस आई आर। एक चीज बहुत ध्यान से याद रखें स्टूडेंट्स, ये सूत्र आपको कब लगाना है, जब आप लोगों के सेल से बाहरी परिपथ में धारा ली जा रही है। यानी सेल क्या हो रहा है यहाँ पे सेल हो रहा है निरावेशित। तो उस स्थिति में संबंध बनता है V बराबर E माइनस आई आर।
और यदि बच्चों आप सेल को आवेशित कर रहे हो तो सूत्र बन जाता है V बराबर E प्लस IR। ये किस स्थिति में? जब सेल को करते हैं हम आवेशित, या हम अन्य शब्दों में कहें कि जब सेल को बाहरी परिपथ से धारा दी जाती है। यहाँ पे सेल से धारा ली जा रही है, यहाँ पे धारा ली जा रही है ना, और यहाँ पे सेल को धारा दी जा रही है। तो उस वक्त इन तीनों के मध्य V, E और R के मध्य ये आपका रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको आप अवश्य याद रखिए। फिर मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।